आत्मनिर्भर होना है, अपनी पहचान किससे बढ़ेगी? देश के साथ। वेलकम टू ऑल पार्टी सर्कल टीम प्रयास। आवर वैल्यू रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, एक्सीलेंट, पैशन। वर्तमान में लुमेक्स ग्रुप की 37 इकाइयां हैं जो 8 राज्यों में फैली हुई हैं। लुमेक्स ग्रुप में 9000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। यहाँ पे 6 R&D सेंटर हैं जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। आज हम यहाँ लुमेक्स मानक को क्रिएट कर रहे हैं जो IATF 16949, ISO 40001 एंड ISO 45001 से सर्टिफाइड है। आज हम यहाँ आपको अपनी कंपनी से परिचित कराते हैं। हमारी कंपनी नाम है लुमेक्स मानो, जिसकी स्थापना 2014 में हुई, जो मानेसर के सेक्टर 5 में स्थित है। यहाँ पर टोटल 300 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रुप डोजो सेंटर भी है जहाँ पे समय समय पर ऑपरेटर के नॉलेज स्किल को इम्प्रूव किया जाता है। और ये हमारी कंपनी की बहुमूल्य कस्टमर है जैसे टोयोटा, मारुति सुजुकी, होंडा, टाटा, डेवलपर इत्यादि। इसी के साथ साथ हमारी कंपनी के ओवरसीज कस्टमर जैसे सुजुकी जापान, MT80 थाईलैंड, इंडोनेशिया से टोयोटा, होंडा, निसान, सुजुकी है। आज हम यहाँ अपनी कंपनी के प्रोडक्ट से आपको अवगत कराते हैं। हमारी कंपनी 2 टाइप के गियर सिस्टम बनाती है। पहला केबल टाइप, दूसरा डायरेक्ट माउंटिंग टाइप। केबल टाइप के अंतर्गत मारुति स्विफ्ट, होंडा सिटी, डेक्सन गो इत्यादि आते हैं। डायरेक्ट माउंटिंग टाइप के अंतर्गत इनोवा, स्कॉर्पियो, बोलेरो इत्यादि आते हैं। हमें यह बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी कंपनी इंडिया की पहले ऑटोमेटिक गियर सिस्टम बनाने वाली कंपनी है। हमारी कंपनी के द्वारा मारुति बलेनो, होंडा अमेज, टोयोटा फॉर्च्यूनर हमारी कंपनी के द्वारा ही गियर सिस्टम बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ हमारी कंपनी गियर नॉब्स जैसे टोयोटा इटियोस, निसान, डेटसन इत्यादि बनाती है। आइए हम आपको अपनी टीम से अवगत कराते हैं। हमारी टीम का नाम प्रयास। हमारे फैसिलिटेटर डेविड सिंह, कोऑर्डिनेटर संजीव कुमार, मैं टीम लीडर विद्या, मैं टीम मेंबर संदीप, मैं टीम मेंबर अंजलि। मैं टीम मेंबर आकाश। हमारी कंपनी का मुख्य प्रोसेस असेंबली का है। यह हमारे द्वारा किया जाने वाला 7वां प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2023 को हुई थी। मीटिंग डे हमारा शनिवार का था। हमारी अटेंडेंस 97% रही। जैसा कि आप सब जानते हैं कोई भी कार्य करने से पहले हमें एक्टिविटी प्लान की जरूरत पड़ती है। इसी तरह हमने 3 माह का एक्टिविटी प्लान तैयार किया जिसको हमने PDCA में विभाजित किया। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी टीम ने कई सोच ली है जैसे कि कस्टमर कंप्लेंट, टास्क इन बाय मैनेजमेंट, प्रॉब्लम अराउंड अस। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने प्लांट के इंटरनल रिजेक्शन और कस्टमर कंप्लेंट को 3 माह के डाटा को रीड किया, जिसमें हमने पाया कि हमारा इंटरनल रिजेक्शन अप्रैल में 15, मई में 16 और जून में 13 था, जबकि कस्टमर कंप्लेंट हमारा अप्रैल में 0, मई में 0 और जून में 1 था। तो इसीलिए हमने कस्टमर कंप्लेंट पे वर्क करने के लिए डिसाइड किया, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ट्विटर लाइन पे हमारा कोई भी कस्टमर कंप्लेंट नहीं। इसके बाद हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया टू अचीव 0 कस्टमर कंप्लेंट इन PKML टू एलिमिनेट स्प्रिंग ओरिएंटेशन NG, और इसका टारगेट हमने 0 रखा। आइए हम आपको अपने प्रोडक्ट से अवगत कराते हैं। हमारे प्रोडक्ट का नाम है लीवर असेंबली, जो कस्टमर के गाड़ी में शिफ्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आप इसके माध्यम से इसे देख सकते हैं। इसको और अच्छे समझने के लिए हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया। जो हमारी जो टीम है उन्होंने चाइल्ड पार्ट को, जैसे कि ये हमारा लीवर रॉड है, ये हमारा कॉन्कल स्प्रिंग है। अगर हम लीवर रॉड में कॉन्कल स्प्रिंग इस डायरेक्शन में डालते हैं तो ये हमारा NG है। अगर हम कॉन्कल स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में डालते हैं तो ये हमारा OK है। जैसे कि आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। इससे हमारे कस्टमर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे हमारा पार्ट कस्टमर के व्हीकल में फिट नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं, प्रॉब्लम को अच्छे समझने के लिए गियर सिस्टम के असेंबली में फंक्शन को भी हमारे देखा, जैसे कि इस प्रकार है। रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, रिसिप्ट इंस्पेक्शन, स्टोरेज ऑफ पार्ट्स, इशू ऑफ मटेरियल ऑनलाइन, असेंबली ऑफ लीवर सिस्टम नंबर 1, इंसर्शन ऑफ लीवर 1 into लीवर 2, insertion of lever 1 into lever 2 with clean insertion tool. of lever to in assembly with pressing tool, apply grease on wall and insertion of push lever। फाइनल इंस्पेक्शन, Packing, एंड फाइनल पार्ट कस्टमर को डिस्पैच कर दिया जाता है। आइए अब हम उस ऑपरेशन से अवगत कराते हैं जहां प्रॉब्लम आई थी, वो भी 50 पे। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हम ऑपरेशन नंबर 50 को और डिटेल में समझते हैं। जैसा कि आप लीवर में देख पा रहे हैं, ये हमारा कॉनिकल स्प्रिंग है। अगर हम स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में डालते हैं
तो पार्ट क्लैंप होने के बाद डिक्लैंप नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, सेंसर इसको डिटेक्ट नहीं करेगा। अगर स्प्रिंग को इस वेट रेसिस्टेंस हम डालते हैं, स्प्रिंग यहाँ से सेंस करेगा और पार्ट क्लैंप होने के बाद ऑटोमेटिक डिक्लैंप भी होगा। प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए हमारी टीम ने 4WNH के माध्यम से सभी पैरामीटर को स्टडी करने का निर्णय लिया। इसमें हमने एक सप्ताह के डेटा को स्टडी किया तो हमने पाया कि एक्टिविटी पैक नहीं पाया गया। कोच को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी टीम ने 20 वर्ड डायग्राम की मदद से 4 में विभाजित किया, जैसे मैन में 2, मशीन में 2, मटेरियल में 0, मेथड में 2 संभावित कार्य निकल के हमारे सामने आए। रूट कॉज को फाइंड आउट करने के लिए हमारी टीम ने ऑपरेटर से सभी कॉलेज को वैलिडेट किया, जिसमें पाया कि ऑपरेटर एक बार पासिंग क्राइटेरिया पास हो रहा था। क्या ये हमारा वैलिड कोच है? नहीं, ये हमारा इनकरेक्ट कोच है। मशीन से रिलेटेड सभी पैरामीटर्स को हमारी टीम ने चेक किया और हमने देखा कि क्लैंपिंग प्रेशर एज पर स्पेक था। क्या ये हमारा वैलिड कॉज है? नहीं, ये हमारा इनवैलिड कॉज है। अगले रूट कॉज को वैलिडेट करने के लिए हमारी टीम ने मेथड से रिलेटेड सभी कॉजेस को वैलिडेट किया, जिसमें हमने पाया कि स्प्रिंग ओरिएंटेशन रॉन्ग डायरेक्शन में होने के कारण हमारा फिक्सर डिक्लाइन नहीं होता, क्योंकि वहाँ को का योग लगा हुआ है। क्या हमारा वैलिड कोच है? नहीं, ये हमारा इनकरेक्ट कोच है। प्रॉब्लम को सिमुलेट करने के लिए हमारी टीम ने एक ट्रायल किया, इसमें हमने देखा कि ऑपरेटर बिना फीचर का पार्ट असेंबल कर रहा है, और सिर्फ वैसा ही पार्ट बना जैसा कि हमारे कस्टमर पे पाया गया। क्या ये हमारा वैलिड कॉज है? नहीं, हाँ ये हमारा वैलिड कोच है। अपग्रेड्स के रूट कॉज को फाइंड आउट करने के लिए हमारी टीम ने वाई यूज किया, जो इस प्रकार है। प्रॉब्लम क्या थी? कस्टमर गाड़ी पार्ट फिट नहीं हो रहा था, पार्ट फिट क्यों नहीं हो रहा था? जो कि स्प्रिंग रॉन्ग डायरेक्शन में लगा था, स्प्रिंग रॉन्ग डायरेक्शन में क्यों लगी थी? जो कि पार्ट बनाते वक्त उसने पिक्चर यूज नहीं किया था, पिक्चर का यूज क्यों नहीं किया था? जो कि मैन पावर के इफेक्ट इसका लेस अवेयरनेस था, अवेयरनेस क्यों नहीं थी? जो कि फेलियर मोड में पीपीएम में ऐड नहीं था। एफएमए में ऐड क्यों नहीं था? तो क्या यही हमारा रूट हाँ, कॉज यही है? हमारा हाँ, ये रूट कॉज है। हमारा रूट कॉज है। और फ्लो के रूट कॉज को फाइंड आउट करने के लिए हमारी टीम ने वाई एनालिसिस किया, जो इस प्रकार है। प्रॉब्लम क्या थी? कस्टमर की गाड़ी में पार्ट फिट नहीं हो रहा था, पार्ट फिट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा स्प्रिंग रॉन्ग डायरेक्शन में लगा हुआ स्प्रिंग था, रॉन्ग डायरेक्शन में क्यों था? क्योंकि विजुअल इंस्पेक्शन में चेक पॉइंट ऐड नहीं था। क्या यही हमारा रूट कॉज है? हाँ, यही हमारा रूट कॉज है। अगले सिमुलेशन के डाटा को एनालाइज करने के लिए हमारे टीम ने 10 पार्ट के डाटा को रीड किया, जो कि कुछ इस प्रकार है। सॉल्यूशन को डेवलप करने के लिए हमारी टीम ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की मदद से 4 सॉल्यूशन डेवलप किए हैं, जो इस प्रकार है। क्या हम ऑपरेशन नंबर 50 को ऑपरेशन नंबर 60 से ऐड कर सकते हैं? हाँ, हाँ, हम ये करा हम कर सकते सकते हैं। हैं। क्या हम स्प्रिंग रॉन्ग ओरिएंटेशन को एफएम में ऐड करा सकते हैं? हाँ, हाँ, हम करा सकते हैं। क्या हम रॉन्ग स्प्रिंग ओरिएंटेशन रॉन्ग को चेक पॉइंट में ऐड करा सकते हैं? हाँ, ये हम करा सकते हैं। क्या हम ऑपरेटर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं? हाँ, ये हम करा सकते हैं। काउंटर मेजर को डेवलप करने के लिए हमारी टीम ने एक रिस्पांसिबिलिटी चार्ट बनाई, जैसा कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य को कब समाप्त करेगा। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। फ्यूचर में आने वाले प्रोबेबल रेसिडेंट को हमने देखते हुए अपने फैसिलिटेटर से डिस्कस करा और टीम मेंबर का एग्रीमेंट लिया, जो कि कुछ इस प्रकार था। आइए अब हम वीडियो के माध्यम से दोनों सेशन को समझते हैं। और पहले हम वीडियो में देखें तो ऑपरेटर बिना फीचर के पार्ट को असेंबल कर रहा है। इस वजह से आगे वाले जो ऑपरेशन है उस पर जाके पार्ट ऑपरेशन रन कर जा रहा है। देखिए अगर हम बात की वीडियो में देखेंगे तो ऑपरेटर बिना फीचर का पार्ट यूज किए पार्ट को असेंबल कर रहा है, तो वो ऑपरेशन रन नहीं करेगा नेक्स्ट ऑपरेशन, क्योंकि हमने OP50 को OP50 से इंटरलिंक कर दिया। जब तक ये सेंसर यहाँ पे लगा सेंसर सेंस नहीं करेगा, तब तक आगे वाली ऑपरेशन नहीं रन करेगी। तो नहीं चलेगा ना? रेगुलर इंप्लीमेंटेशन के लिए हमने लाइन के ऑपरेटर और सुपरवाइजर को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, जो कि कुछ इस प्रकार है। रेगुलर इंप्लीमेंटेशन के बाद हमने देखा कि अगस्त मंथ में हमें एक कस्टमर कंप्लेंट निकल के आई थी। जब हमने काउंटर मेजर को इंप्लीमेंट किया तो हमें एक भी डिफेक्ट नहीं मिला। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट की बात करें तो 2TG लाइन में सेम प्रोसेस होने के कारण हमने सारे काउंटर मेजर को यहाँ पर भी इंप्लीमेंट किया, जो कि कुछ इस प्रकार था। हमने जो एक्टिविटी प्लान बनाया था, हमने देखा कि एक पर प्लान हमारा ओके था। और ये हमारी 100% अचीवमेंट है।
इस प्रोजेक्ट को करने के बाद हमें कुछ प्रत्यक्ष लाभ दिया। प्रत्यक्ष लाभ के तौर पे हमारे कस्टमर पे 89 था, वो घट के 0 हो गया। रिजेक्शन पर पार्ट था 3200 को 0 हो गया, और साथ ही साथ हमें कस्टमर से 0 डिफेक्ट मान्यता भी मिली। इसके साथ साथ हमें कुछ प्रत्यक्ष लाभ हुए, जैसे कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ, क्वालिटी नॉलेज बढ़ा, ग्राफ बनाना सीखा। स्प्रिट हुई, हमारी अचीवमेंट क्वालिटी का इंप्रूव होना, प्रॉब्लम का जड़ से खत्म होना, टीम मोरेबल इंक्रीज होना, नॉलेज गेन हुआ। इसके साथ साथ हमारी टीम ने कुछ QC टूल्स और टेक्निक को भी सीखा जो इस प्रकार है। जैसे कि हमने एक चेक शीट बनाना सीखा, प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाना सीखा, फाइबर एनालिसिस करना सीखा। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना इसी सीखा। के साथ साथ हमने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाना भी सीखा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्वालिटी सर्कल एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें हमारा अगला प्रोजेक्ट है टू एलिमिनेट द बोल्ट इन टाइट इन लिवर रोल। आपका सभी प्रश्न सुझाव सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।